आज हम इस क्लास में सर्वनिष्ठ संक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है जिसमें हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, एक समुच्चय दे रखा है ए और एक समुच्चय दे रखा है बी। हमें ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी। अब जो ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो इनमें उभयनिष्ठ अवयव एक तो है 6 और एक है 8। तो यहाँ पर जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में एक अवयव आएगा 6 और एक अवयव आएगा 8। अगला प्रश्न देखो, अक्ष और वाई दो समुच्चय दे रखे और क्या ज्ञात करना है, अक्ष सर्वनिष्ठ वाई। तो अक्ष सर्वनिष्ठ वाई जो समुच्चय होगा उसमें अक्ष और वाई के उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है गीता। तो यहाँ पर जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में एक अवयव आएगा और वो है गीता। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में भी हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी, और हमें ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी। ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय होगा उसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो उभयनिष्ठ अवयव एक तो है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7। तो यहाँ पर जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में अवयव आएंगे 2, 3, 5, 7। अब ये जो ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय मिला है वो बी के बराबर ही है या बी के समान। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी बराबर बी। अब देखो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर बी मिला है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो बी के जो अवयव हैं, ये जो समुच्चय बी है इसके सभी के सभी जो अवयव हैं वो ए में आ रहे हैं, अर्थात बी उप समुच्चय है ए का, बी उप समुच्चय है ए का। तब इनका इंटरसेक्शन लेंगे अर्थात सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें जो उप समुच्चय होगा वो ही यहाँ पर मिलेगा। सम्मेलन संक्रिया और सर्वनिष्ठ संक्रिया दोनों में कुछ इस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो हमें किस प्रकार ध्यान में रखना है। देखो, यदि हमें दिया गया है अक्ष उप समुच्चय है वाई का, अक्ष उप समुच्चय किसका? वाई का। अब यदि इनका सम्मिलन लिया जाए तब तो ये किसके बराबर होगा? अधि समुच्चय की, और अधि समुच्चय कौन है? y। तो इसके बराबर क्या आएगा? y। और यदि इनका इंटरसेक्शन लिया जाए मतलब सर्वनिष्ठ लिया जाए तब ये उप समुच्चय के बराबर ही मिलेगा, और उप समुच्चय यहाँ पर कौन है? अक्ष है। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 6 में हमें ये 4 समुच्चय दे रखे हैं और निम्न को हमें ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न देखो, इसमें ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है एक तो 7, एक 9, एक 11। अगला प्रश्न है बी सर्वनिष्ठ सी। तो बी सर्वनिष्ठ सी में बी और सी के उभयनिष्ठ अवयव, तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव है 11, 13, 11, 13। अगला प्रश्न है ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी। तो पहले ज्ञात कर लो ए सर्वनिष्ठ सी। तो ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव देखो कौन सा है? 11। तो ए सर्वनिष्ठ सी जो समुच्चय मिलेगा तो वो मिल गया ये। आगे इसका सर्वनिष्ठ लेना है डी के साथ, तो इनका सर्वनिष्ठ लो। तो इस समुच्चय और डी में देखो उभयनिष्ठ अवयव है क्या? तो इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो ये जो समुच्चय मिलेगा वो मिलेगा हमें रिक्त समुच्चय। ए सर्वनिष्ठ सी, ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव, ए और सी में उभयनिष्ठ अवयव है 11। बी और डी में उभयनिष्ठ अवयव, बी और डी में उभयनिष्ठ अवयव है कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। अगला प्रश्न, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी। तो पहले तो कोष्टक को हल कर लो। कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? बी सम्मिलन सी। तो बी सम्मिलन सी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में बी के अवयवों के साथ साथ हमें सी के अवयव लिखने, और जो अवयव उभयनिष्ठ होते हैं उनको चाहे बी के अवयवों के साथ लिख दो चाहे सी के अवयवों के साथ लिख दो, एक ही बार हमें लिखने हैं। तो उभयनिष्ठ अवयव देखो 11 और 13 है, इनको हमें एक ही बार लिखना है, चाहे बी के साथ लिखो चाहे सी के साथ लिखो। तो पहले बी के अवयव लिखते हैं 7, 9, 11, 13। उभयनिष्ठ अवयवों को हमने बी के साथ लिख दिया। अब सी के अवयव लिखो। तो सी के जो अवयव हैं उनमें जो उभयनिष्ठ अवयव उनको नहीं लिखना है, शेष अवयवों को लिख दो, क्योंकि उभयनिष्ठ अवयवों को हमने पहले लिख दिया। तो ये मिल गया हमें बी सम्मिलन सी। अब इस बी सम्मिलन सी का सर्वनिष्ठ ले रखा है ए के साथ, तो ए के साथ सर्वनिष्ठ लो।
तो इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ अवयव, तो उभयनिष्ठ अवयव हैं 9 और 11 और एक 7। तो यहाँ पर ये जो समुच्चय मिलेगा, इस समुच्चय में अवयव आएंगे 7, 9, 11। अगला प्रश्न देखो, ए सर्वनिष्ठ डी, तो ए और डी में उभयनिष्ठ अवयव, ए और डी में उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, नहीं इसका मतलब रिक्त समुच्चय। अगला प्रश्न है ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन डी, तो पहले बी सम्मिलन डी ज्ञात करो। बी सम्मिलन डी, बी सम्मिलन डी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में पहले बी के अवयव लिखो 7, 9, 11, 13। अब डी के अवयव लिखेंगे तो डी के अवयव हैं 15, 17। उभयनिष्ठ कोई अवयव है नहीं यहाँ पर, 15, 17। अब बी सम्मिलन डी का हमें सर्वनिष्ठ लेना है ए के साथ, तो ये रहा ए और ये है बी सर्वनिष्ठ, बी सम्मिलन डी। इनका सर्वनिष्ठ लेना हमें, तो उभयनिष्ठ अवयव देखो इनमें क्या है, उभयनिष्ठ अवयव है 7, 9, 11, तो यह जाएगा 7, 9, 11। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में हमें ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, तो पहले तो कोष्टकों को हल कर लो। ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, देखो ए सर्वनिष्ठ बी हमने ज्ञात किया गिरा, तो इसकी जगह आ जाएगा 7, 9, 11। फिर सर्वनिष्ठ, अब बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी यूनियन सी ज्ञात किया था ना अभी, ये रहा बी यूनियन सी, इसमें आएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इनका सर्वनिष्ठ लेकर दोनों समुच्चयों का, तो उभयनिष्ठ अवयव देख लो कौन से, उभयनिष्ठ अवयव है 7, 9, 11। अगला प्रश्न देखो, पहले इसमें ए सम्मिलन डी याद कर लो, तो ए सम्मिलन डी समुच्चय क्या होगा, देखो ए सम्मिलन डी 3, 7, 9, 11, 3, 7, 9, 11, 15, 17। ये तो हो गया ए सम्मिलन डी। इसका सर्वनिष्ठ लेना है बी सम्मिलन सी के साथ, तो बी सम्मिलन सी समुच्चय क्या होगा, बी सम्मिलन सी समुच्चय रहा 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेना है, तो उभयनिष्ठ अवयव देख लो, उभयनिष्ठ अवयव हैं 7, 9, 11, 15। ये लो समुच्चय। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में हमें टोटल 4 समुच्चय दे रखे हैं, जिनमें ए जो समुच्चय है वो है प्राकृत संख्याओं का, बी समुच्चय है समप्राकृत संख्याओं का, सी समुच्चय विषम प्राकृत संख्याओं का और डी समुच्चय अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ये जो जितनी भी समप्राकृत संख्याएं वो सभी की सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में आती है, अर्थात इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि बी उप समुच्चय है ए का। इसी प्रकार विषम प्राकृत संख्याएं सभी की सभी विषम प्राकृत संख्याएं भी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में आती है, अर्थात सी उप समुच्चय है ए का। और सभी की सभी अभाज्य संख्याएं वो भी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में आती है, अर्थात डी उप समुच्चय है ए का। अब देखो इसका पहला प्रश्न है ए का सर्वनिष्ठ लेना है बी के साथ। ए का सर्वनिष्ठ किसके साथ लेना है, बी के साथ, और हमें ये बताया यहाँ पर कि बी ए का क्या है, उप समुच्चय है, बी उप समुच्चय है ए का। अब इन दोनों का जब हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो ये जो सर्वनिष्ठ समुच्चय हमें मिलेगा वो उप समुच्चय के बराबर होगा, और उप समुच्चय कौन है, बी, तो ये समुच्चय बी के बराबर मिलेगा। अगला प्रश्न है ए का सर्वनिष्ठ लेना है सी के साथ, और ये हमें पता है सी उप समुच्चय किसका, ए का, तो सी और ए का जब हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो ये जो समुच्चय मिलेगा वो उप समुच्चय के बराबर होगा, और उप समुच्चय कौन है, सी। अगला प्रश्न, ए का सर्वनिष्ठ लेना है डी के साथ। ए का सर्वनिष्ठ किसके साथ लेना है, डी के साथ, और यहाँ पर डी ए का क्या है, उप समुच्चय, तो जब इनका हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो ये उप समुच्चय के बराबर होगा और उप समुच्चय है डी। अगला प्रश्न, बी का सर्वनिष्ठ सी के साथ, बी और सी का सर्वनिष्ठ लेना है, तो बी तो जो समुच्चय है वो समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और सी जो समुच्चय है वो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब दोनों में हमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव मिलेगा ही नहीं, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलेगा, तो ये जो समुच्चय होगा वो होगा रिक्त समुच्चय।
अगला प्रश्न है बी का इंटरसेक्शन डी के साथ। बी और डी का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो बी तो देखो सम संख्याओं का समुच्चय और डी किसका है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ये जो अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय वो इस प्रकार होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और आगे अनंत तक संख्याएं चलती रहेंगी इसमें। अब इस समुच्चय का इंटरसेक्शन लिया है बी के साथ। अब ये जो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है इसमें केवल ये एक सम संख्या होती है और ये बाकी की सभी विषम संख्याएं होती है। तो इन बी में और डी में जो उभयनिष्ठ अवयव मिलेगा वो मिलेगा हमें 2। तो यहाँ पर अवयव आएगा 2। अगला प्रश्न है सी का इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ। सी देखो क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और डी है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 आगे अनंत तक चलती रहेगी। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें देखो कौन सी संख्या बेनिष्ठ मिलेगी, 3 5 7 11 13 17 19 आगे 23 और आगे भी संख्या हमें मिलती रहेगी। तो ये जो समुच्चय होगा इस समुच्चय में इस प्रकार की संख्या मिलेगी 3 5 7 11 13 17 19 23 आगे अनंत तक। अर्थात यहाँ पर जो समुच्चय मिलेगा इस समुच्चय में हमें जो संख्याएं मिलेगी वो मिलेगी विषम अभाज्य संख्याएं। तो इस समुच्चय को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष एक विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो शेष प्रश्न है या आगे की जो चर्चा है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।